हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ज्योग्राफी में आज का हमारा टॉपिक है एनर्जी रिसोर्सेज। ऊर्जा संसाधन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट तारापुर इज लोकेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। भारत का पहला वाणिज्यिक परमाणु बिजली संयंत्र तारापुर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो जो भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। यहाँ पर किया गया तारापुर महाराष्ट्र में। ये फर्स्ट कॉमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट था और इसको स्टार्ट किया गया था 28 अक्टूबर 1969 में। कब स्टेब्लिश किया गया? 28 अक्टूबर 1969। तो पहला परमाणु बिजली संयंत्र भी पूछ ले कि कहाँ पर है, तो तारापुर महाराष्ट्र। कब स्थापित हुआ? 28 अक्टूबर 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ए नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। तो जो ऊर्जा स्रोत हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परंपरागत कन्वेंशनल, दूसरे होते हैं अपरंपरागत या गैर परंपरागत। तो जो परंपरागत स्रोत होते हैं ये होते हैं जिनका आमतौर पर जो है अपन उपयोग में इनको लेते हैं, और ये गैर नवीकरणीय होते हैं। गैर नवीकरणीय का मतलब है कि इनको हम दोबारा जनरेट नहीं कर सकते। एक बार इनका यूज हो गया उसके बाद इनसे दोबारा एनर्जी प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, यानी कि इनके लिमिटेड सोर्स होते हैं। और जो अपरंपरागत होते हैं, गैर या अपरंपरागत ले लेते हैं इसको, ये नवीकरणीय होते हैं कि इनसे आप जो ऊर्जा है वो ये ऊर्जा आपको देते रहेंगे। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, तो सूर्य की जो एनर्जी है वो कंटिन्यू मिलती रहेगी, उससे आप एनर्जी जो है बहुत लंबे समय तक उससे एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। बाकी जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो ये है परंपरागत स्रोत। ये जो है कभी ना कभी खत्म हो जाएंगे, इनके लिमिटेड सोर्स जो है हमारी पृथ्वी में उपलब्ध हैं। तो ये दो तरीके के सोर्स होते हैं, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल। तो इनमें से देखते हैं, पहला दे रखा है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। तो पृथ्वी के अंदर जो तापीय ऊर्जा है उसको यूज करके जो एनर्जी बनाई जाए तो वो एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, नॉन कन्वेंशनल। क्योंकि पृथ्वी की जो भूतापीय ऊर्जा है वो एक नवीकरणीय स्रोत है। तो इसमें जो पहला है ये अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा भी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत में आती है। उसके बाद है टाइडल एनर्जी। तो टाइडल एनर्जी है, ये भी एक अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि जो टाइड्स हैं वो बार बार समुद्र में आते रहते हैं। उनका ये नहीं है कि मतलब वो कभी आएंगे, कभी फिक्स नहीं है कि इनका कोई लिमिटेड सोर्स नहीं है। ये जब तक ये फोर्स रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में, तब तक टाइड्स आएंगे। तो टाइडल एनर्जी जो है वो भी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट है परमाणु ऊर्जा। तो परमाणु ऊर्जा परंपरागत स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि परमाणु ऊर्जा के लिए हमें क्या चाहिए? एटम्स चाहिए होते हैं, रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है। और वो पृथ्वी में जो पृथ्वी में उनके हम कहें कि जो मटेरियल अवेलेबल है तो वो एक फिक्स्ड अमाउंट में है। तो वो धीरे धीरे खर्च होता जाएगा और एक फिक्स्ड अमाउंट पे जाके खत्म हो जाएगा। तो इससे हम बहुत लंबे समय तक एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। तो इसमें हो जाएगा परमाणु ऊर्जा। नेक्स्ट है पेट्रोलियम इज कोल्ड। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है एक नवीकरणीय संसाधन। तो ये तो हमारा यही गलत हो गया, क्योंकि पेट्रोलियम क्या है? गैर नवीकरणीय है। पेट्रोलियम को हम जो है खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बार बार नया पेट्रोल नहीं बना सकते हैं। उसके लिए बहुत लंबी प्रोसेस होती है और वो जो है वो नेचुरली प्रोड्यूस होगा अर्थ के अंदर। तो नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो जो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन तो हमारे कैंसिल हो गए। थर्ड में भी दे रखा है कि एक नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि ये मृत पौधों से प्राप्त होता है। तो मृत पौधों से प्राप्त होता है उसके लिए भी बहुत जो है बहुत लंबा समय लगता है उसको पेट्रोलियम में जो प्रोड्यूस होने के लिए। फिर बी ऑप्शन दे रखा है एक नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे कारखाने में नहीं बनाया जा सकता। तो देखते हैं, ये पॉइंट हो सकता है लेकिन ये जो है थोड़ा वीक पॉइंट है। नेक्स्ट है एक गैर नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि इसे उत्पन्न करने वाली परिस्थितियां अब मौजूद नहीं है। कि जो पेट्रोलियम है उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो कंडीशंस होनी चाहिए वो अभी वर्तमान में जो है एग्जिस्ट नहीं करती हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा भूतापीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। पहला है लावा प्रवाह, तो लावा प्रवाह भूतापीय ऊर्जा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है गीजर, जो पृथ्वी में जहाँ पर कई जगह पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहां से हमें क्या गीजर प्राप्त होते हैं, तो ये भी एक भूतापीय ऊर्जा का उदाहरण है। ऑप्शन सी दे रखा है बायोमास, तो बायोमास भूतापीय एनर्जी नहीं है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनसे प्रोड्यूस की जाती है। बायोमास किससे प्रोड्यूस किया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। बाकी जो फ्यूमरोल्स होते हैं ये भी भूतापीय ऊर्जा का स्रोत है, तो कौन कौन से हो गए, लावा फ्लो, गीजर और फ्यूमरोल्स, और बाकी जो बायोमास है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एनर्जी प्राप्त करते हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द मणिकरण जियोथर्मल एनर्जी प्लांट लोकेटेड इन इंडिया। भारत में मणिकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। जो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है ये एक्सपेरिमेंटल जियोथर्मल प्लांट है वर्तमान में, कि अभी तक इसमें जो है अभी तक इसका एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है, प्रॉपर इसने जो है वर्किंग इसमें स्टार्ट नहीं हुई है, अभी इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं भूतापीय ऊर्जा से एनर्जी प्राप्त करने के। तो मणिकरण भूतापीय ऊर्जा जो है वो स्थित है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ पे है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट स्टार्ट इन 2021। पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट 2021 में कहाँ शुरू हुआ था। तो पहला ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट है ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में। तो जैसे कि हम सब जानते हैं जो हाइड्रोजन है उसको कहा जाता है एनर्जी ऑफ द फ्यूचर, कि जो भविष्य की ऊर्जा है वो क्या है, हाइड्रोजन। और ग्रीन हाइड्रोजन किससे प्राप्त करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्राप्त करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। तो ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, जो वाटर होता है पानी उसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करके उससे हम ग्रीन हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। तो ये कहाँ पर लगाया गया पहला माइक्रोग्रिड प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है एट विच प्लेस हैज इंडिया स्टेब्लिश द CIRS-US रिएक्टर। भारत में CIRUS रिएक्टर कहाँ स्थित है। तो CIRUS है कनाडा, इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कनाडा इंडिया रिएक्टर यूटिलिटी सर्विसेज। और ये जो हमारा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है बार्क में इसको जो है स्थापित किया हुआ है। कहाँ पर है, बार्क में इसको जो है स्टेब्लिश कर रखा है, और बार्क है ट्रोम्बे मुंबई में, ट्रोम्बे मुंबई। तो भारत में ये रिएक्टर कहाँ पर है, ट्रोम्बे मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन। कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र कहाँ स्थित है। कुडनकुलम परमाणु बिजली संयंत्र ये है तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और 2002 में जो है इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया गया था, ये हो जाएगा तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन सोर्स ऑफ पावर जनरेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बिजली उत्पादन का मुख्य स्रोत है, कि भारत में जो पावर जनरेशन है उसमें सबसे अधिक योगदान कौन सी ऊर्जा का है। तो भारत में जो बिजली उत्पादन होता है उसमें लगभग 63%, 63% योगदान जो है वो तापीय ऊर्जा का है। कितना, लगभग 63% जो है थर्मल पावर जो है उसमें कंट्रीब्यूट करती है भारत के पावर जनरेशन में। और जो तापीय ऊर्जा है उसमें भी हम एनर्जी के लिए मुख्यतः कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं, प्राकृतिक गैस। और भारत में सबसे अधिक जो पावर थर्मल एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है MP स्टेट में। कहाँ पर होती है, MP में मैक्सिमम थर्मल पावर एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का, तापीय ऊर्जा। भारत की लगभग जो पूरी बिजली उत्पादन है उसमें से 63% योगदान देती है तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा में मोस्टली हम कोयला, डीजल और प्राकृतिक गैस का यूज करते हैं। और भारत में सबसे अधिक जो तापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश राज्य में। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया
इज ए न्यूक्लियर प्लांट नॉट लोकेटेड? भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में परमाणु संयंत्र स्थापित नहीं है? पहला ऑप्शन है बिहार, तो बिहार में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है। महाराष्ट्र में हम बात कर चुके हैं, महाराष्ट्र में है तारापुर, जो कि भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था। दूसरा है राजस्थान, तो राजस्थान में भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है रावतभाटा में। कहाँ पर है? रावतभाटा में। और तमिलनाडु में है कुडनकुलम में, कुडनकुलम। तो ये जो 3 राज्य हैं, यहाँ पर तीनों में परमाणु संयंत्र या न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित हैं। बिहार में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है विच इज इंडियाज न्यूएस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट? ये भारत का सबसे नया परमाणु बिजली संयंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट है कुडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये हम रशिया के सहयोग से जो है इसको स्थापित कर रहे हैं। जो इसमें टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है वो हमने रशिया की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, इसमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी। वाटर रिएक्टर PWR टेक्नोलॉजी इसमें यूज होगी। और किसके कोलेब्रेशन से यूज कर रहे हैं? रशिया के कोलेब्रेशन से। तो सबसे नया न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? कुडनकुलम, तमिलनाडु में स्थापित है। रशिया के सहयोग से इसको स्थापित किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी यूज हो रही है इसमें प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मुंद्रा तापीय ऊर्जा संयंत्र मध्य प्रदेश में है, तो पहला तो गलत है। मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन जो है ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में है, तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र केरल में है, तो इसकी तो हम 2-3 बार बात कर चुके हैं। कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, तो ये भी गलत है। तीसरा है तालचर सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र आंध्र प्रदेश में है, तो जो तलचर सुपर थर्मल पावर स्टेशन है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, वो है ओडिशा में। कहाँ पर है? ओडिशा में। तो पहले तो तीनों गलत दे रखे हैं। चौथा है नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश में है, तो ये इसमें बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट्स हैज द हाईएस्ट कैपेसिटी? निम्नलिखित में से किस परमाणु संयंत्र की सबसे अधिक क्षमता है? तो जो न्यूक्लियर प्लांट है उनमें सबसे अधिक जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की। इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। कितनी है? 2000 मेगावाट। ये कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2000 मेगावाट की तो इसमें इंस्टॉल हो गई है, और 2000 मेगावाट का जो इसमें कंस्ट्रक्शन चल रहा है अभी। तो 2000 मेगावाट जो है ये तो इंस्टॉल हो गई है, और 2000 क्या है अभी उसका अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो टोटल 4000 मेगावाट जो है इसमें ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी, तो इसकी क्षमता हो जाएगी 4000 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज काइगा सिचुएटेड इन कर्नाटका फेमस फॉर? कर्नाटका में स्थित काइगा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कर्नाटका में काइगा में है न्यूक्लियर प्लांट। क्या है? परमाणु संयंत्र के लिए फेमस है। काइगा एटॉमिक पावर स्टेशन है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ यूपी? निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है नरोरा। थुम्बा केरल में है। तारापुर महाराष्ट्र में है। ये कहाँ पे है? केरला में। ये यूपी में, सॉरी महाराष्ट्र में है तारापुर। और रावतभाटा कहाँ पे है? राजस्थान में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नरोरा में। जो नरोरा है वो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्थल इज अ सोलर पावर पार्क रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? शक्ति स्थल एक सौर ऊर्जा पार्क है। क्या है? सौर ऊर्जा पार्क है। यहाँ पर क्या होगा, जो सोलर एनर्जी होती है उससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाएगी। उसका नाम दिया गया शक्ति स्थल, जिसे हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में उद्घाटित किया गया है? तो शक्ति स्थल नाम से एक सौर ऊर्जा पार्क जो है उसका उद्घाटन किया गया है कर्नाटक में। किसमें है? कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज कमीशन इन? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस वर्ष चालू किया गया था? तो हमारा पहला क्वेश्चन ही था कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है। तो हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तारापुर महाराष्ट्र। और हमने बात की थी उसको कब स्टार्ट किया गया था? 1969 में। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द दीज न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स इज सिचुएटेड इन गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा रिएक्टर गुजरात में स्थित है। तो पहला है राणा प्रताप सागर। राणा प्रताप सागर है राजस्थान में। तारापुर महाराष्ट्र में है। नरोरा यूपी में है। कौन सा बच गया? काकरापार। काकरापार कहाँ पर है? गुजरात में है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन है एक। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर ड्रॉबैक ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख नुकसान नहीं है। यानी कि 4 ऑप्शन में से 3 में इसके नुकसान दे रखे हैं, एक में लाभ दे रखा है, वही अपने को ढूंढना है। पहला है परमाणु विकिरण के दुर्घटनावश लीक होने के जोखिम। तो ये तो इसका नुकसान है कि जो परमाणु रिएक्टर होते हैं वहां पर जो है न्यूक्लियर रेडिएशन होती है। यदि वो किसी भी बाई चांस यदि रिस्क जो उसका यदि एक्सीडेंटली उसका कहीं पर लीकेज हो जाता है, क्योंकि जो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स होते हैं वहां पर बहुत हाई एनर्जी रहती है, क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती हैं। तो उनकी वजह से जो परमाणु रेडिएशंस जो है लीक होने का खतरा रहता है। तो ये तो इसका एक नुकसान है। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बिजली उत्पादन। तो ये इसका लाभ है ना कि नुकसान। तो इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन बी। बाकी जो सी में दे रखा है परमाणु बिजली संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उनको इंस्टॉल करने में बहुत जो है उच्च लागत वहन करनी पड़ती है। तो ऑप्शन सी भी क्या है? इसका एक नुकसान है, इसका एक ड्रॉबैक है। चौथा है प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान, कि उसमें जो फ्यूल यूज होता है उसको स्टोर करना, उसका डिस्पोजल करना भी एक जो है बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस ऑप्शन डी भी क्या है? इसका एक ड्रॉबैक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैव बीन इनकरेक्टली मैच्ड विद द स्टेट विद इन विच इट इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा संयंत्र गलत तरीके से उस राज्य से मेल खाता है जिसमें वह स्थित है। यानी कि जो कौन सा गलत दे रखा है वो अपने को चूज करना है। पहला है कलपक्कम, कर्नाटक में दे रखा है। कलपक्कम कर्नाटक में नहीं है, ये तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। उसके आगे ये कायगा कर्नाटका में है, काकरापार गुजरात में है और कुड्डनकुलम तमिलनाडु में है। और कलपक्कम भी कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया इज इन। भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन हमें दे रखे हैं महाबलेश्वर, तारापुर, पंचगनी और औरंगाबाद। तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम देखें तो सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तारापुर। तारापुर की टोटल कैपेसिटी है 1400 मेगावाट। कितनी है? 1400 मेगावाट। और इंडिया का सबसे बड़ा जो है वो है कुडनकुलम। कुडनकुलम तमिलनाडु, इसकी कैपेसिटी है 2000 मेगावाट। तो ये हमारे पास ऑप्शन में दे नहीं रखा है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी तारापुर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर हैजार्ड ऑफ न्यूक्लियर पावर जनरेशन। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मुख्य खतरा है। पहला है ऊर्जा की आवश्यकता। तो ऊर्जा की आवश्यकता तो ये तो रिक्वायरमेंट है, तो ये इसका कोई खतरा नहीं है। सेकेंड है सीमित उपलब्धता, तो ये भी ऐसा कोई खतरा नहीं है परमाणु ऊर्जा उत्पादन से। सी दे रखा है भंडारण और प्रसार, स्टोरेज एंड डिस्पर्सल। तो जो उसको भंडारण, जो उसको स्टोर करना जो है एक खतरा है, क्योंकि जो यूरेनियम होता है, जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र होते हैं मुख्यतः यूरेनियम का यूज किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम, जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये इनमें डीके होता रहता है, इनमें क्षय होता रहता है, तो उनसे रेडिएशन जो है वो निकलते रहते हैं। तो उनको स्टोर करना एक भारी चुनौती है कि जो इनके रेडिएशंस हैं वो बाहर ना निकल पाए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भंडारण और प्रसार। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ थर्मल पावर एंड देयर लोकेशंस इज नॉट करेक्ट। जो थर्मल पावर प्लांट और जो उनके स्टेट दे रखे हैं उनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है वो हमें देखना है। पहला है नेईवेली तमिलनाडु, ये तो इसमें सही है। बी है तालचर असम, तो तालचर असम में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है ओडिशा में। ओडिशा में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बाकी पनाकी, पनाकी उत्तर प्रदेश में है। कोरबा, कोरबा छत्तीसगढ़ में है। बाकी तीनों सही हैं और तालचर है ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर ऑफ इंडिया इन 1964 was a collaborative venture between Atomic Energy of Limited and NPCIL of India.
1964 में भारत का पहला प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जो है वो स्थापित किया गया था। तो NPCIL और किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसमें सहयोग किया था कनाडा लिमिटेड ने। किसने किया था? एटॉमिक एनर्जी ऑफ कनाडा लिमिटेड। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, विच डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट? हरियाणा के किस जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो हरियाणा के इनमें से फतेहाबाद जिले में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, उसका नाम है गोरखपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये कौन से जिले में है? फतेहाबाद। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन ऑपरेट्स। दामोदर घाटी निगम निम्नलिखित में से कौन सा संचालित करता है? इनमें से कौन सा पावर प्लांट या स्टेशन है जो दामोदर घाटी निगम के द्वारा ऑपरेट किया जाता है? इनमें से देखते सीमेंट संयंत्र, उर्वरक संयंत्र, थर्मल पावर स्टेशन, कीटनाशक संयंत्र। इनमें से जो थर्मल पावर स्टेशन है उनको ऑपरेट करता है दामोदर घाटी निगम। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी कमेंस्ड इन इंडिया इन। भारत में परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके बिजली उत्पादन कब शुरू हुआ? तो इसमें जो हमारा क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा घुमा के पूछा है। अगर ये सीधा सीधा पूछता कि भारत में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कब लगा, तो हमारा आंसर होता 1969। और इसमें भी ये यही पूछना चाह रहा है कि परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके हमने बिजली उत्पादन कब स्टार्ट किया। तो जब हमारा पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा होगा, उसी टाइम हमने जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट से बिजली बनाना स्टार्ट किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1969। क्योंकि जो तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन है वो कब स्टेब्लिश किया गया? अक्टूबर 1969 में। तो उसी टाइम से जो है हमने परमाणु ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट है, विच इंडियन स्टेट हैज द हाईएस्ट पावर जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम थर्मल एनर्जी? निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य थर्मल ऊर्जा से बिजली उत्पादन की सबसे अधिक क्षमता रखता है? कि थर्मल ऊर्जा से बिजली बनाने की सबसे अधिक कैपेसिटी कौन से राज्य के पास है? तो बिजली थर्मल ऊर्जा से बिजली उत्पादन करने की सबसे अधिक क्षमता है महाराष्ट्र राज्य के पास। कौन सा है? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, एट विच प्लेस इन हरियाणा इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेवलपिंग ए न्यूक्लियर पावर प्लांट? हरियाणा के किस स्थान पर भारत सरकार एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र विकसित कर रही है? तो ये कर रही है गोरखपुर में। कहाँ पर? गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और ये फतेहाबाद जिले में है। कहाँ पर है? फतेहाबाद जिले में बनेगा ये गोरखपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये इसका नाम रखा है गोरखपुर हरियाणा, गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत प्रोजेक्ट। ये इसका नाम रखा गया GHAVP। तो ये कहाँ पर बनेगा? गोरखपुर फतेहाबाद जिले में। नेक्स्ट है, द राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ। राजस्थान परमाणु ऊर्जा स्टेशन का निर्माण किसकी मदद से हुआ है? सबसे पहले जो राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये स्थित है रावतभाटा में। रावतभाटा में स्थित है। इसको कनाडा की मदद से जो है स्थापित किया गया था। किसकी मदद से? कनाडा की मदद से। और इसकी हम कैपेसिटी की बात करें कि इसकी क्षमता कितनी है, तो इसकी क्षमता है 1180 मेगावाट। 1180 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नेक्स्ट है, मिनरल्स एंड ऑयल आर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। खनिज और तेल क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं ये, अविनाशी संसाधन, या इनको बोलते हैं गैर नवीकरणीय। ये वर्ड ज्यादा सही है, गैर नवीकरणीय संसाधन। इनको जो है बार बार इसको जो है नया नहीं बनाया जा सकता है। तो ये हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अगला क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ। तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो तूतीकोरिन थर्मल पावर स्टेशन है तमिलनाडु में। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोडक्शन इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है तमिलनाडु राज्य में। कौन सा है? तमिलनाडु
राज्य। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पावर जनरेशन इज नॉट एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली अप्रोच। निम्नलिखित में से कौन सा पावर जनरेशन पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। पहला है थर्मल पावर। तो थर्मल पावर जो है वहाँ से हम एनर्जी बनाने के लिए यूज़ करते हैं, कोयला हो गया, डीजल, नेचुरल गैस, इन सब का यूज़ करते हैं। तो एक तो हमारे जो सीमित संसाधन हैं उनका उपयोग अधिक होता है थर्मल पावर स्टेशन में, और उसके बाद जो है इनसे बहुत सारी गैसेस निकलती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और भी बहुत सारे क्लाइमेट पर इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है थर्मल पावर स्टेशन। बाकी जो सोलर पावर स्टेशन है, विंड एनर्जी है और बायो वेस्ट है, उनसे हमारे इन्वायरमेंट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए।